वो जब गाती थीं तो सुनने वाले अपने दिल का करार खो बैठते थे। कहते हैं जिसको इश्क तबीयत की बात है, कहते हैं जिसको। जब उनकी मादक आवाज फिजाओं में गूंजती थी तो उनके प्रशंसक मानो झूम उठते थे। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, रात को छुप छुप के मिलना दुनिया समझे बाप रे। उन्होंने अपनी गायकी से एक ऐसी मिसाल कायम की थी जिसकी बराबरी कोई दूसरी गायिका नहीं कर पाई। मैं जान गई तुझे सैया, हक छोड़ के मोरी पैया, मतलब के यार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गायिका ने कभी संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली। बोलो जी दिल लोगे, बोलो जी दिल लोगे, तो क्या क्या दोगे। क्या आप मानेंगे कि इनका भारत प्रेम इतना गहरा था कि विभाजन से पहले इन्होंने एक हिंदू नौजवान से शादी कर ली और लाहौर से मुंबई आ गईं। चलूंगी तूने चले जहां के तेरे बिना जाना है कहां। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने जीवन के आखिरी दौर में वो ऐसी गुमनाम हुई कि लोगों ने उन्हें उनकी मौत से कई वर्षों पहले ही श्रद्धांजलि दे डाली और बाद में उन्हें मीडिया वालों ने खोज निकाला, तब सरकार को भी उनकी सुधाई और उन्हें सम्मानित किया। दिल तोड़ के दुनिया ने किया हमसे किनारा। और क्यों उन्होंने ताउम्र 5 वक्त नमाज पढ़ने के बावजूद अपने शव को दफनाने की बजाय दाह संस्कार करने की इच्छा जताई थी। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। आज हम बात करने जा रहे हैं 40 और 50 के दशक की उस मशहूर गायिका की जिन्हें दुनिया शमशाद बेगम के नाम से जानती है। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे। लता मंगेशकर और आशा भोसले आदि का युग शुरू होने से पहले भारतीय सिनेमा पर जिन गायिकाओं का दबदबा कायम था उनमें शमशाद बेगम प्रमुख थीं। सुर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे। हम आपको उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी से जुड़े हर पहलू की जानकारी देंगे, लेकिन पहले डालते हैं शमशाद बेगम के शुरुआती जीवन पर एक नज़र। शर्मा के ये जो सब बर्तन शियां चल को संवारा करते हैं। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश भारत के अविभाजित पंजाब के लाहौर में एक मुस्लिम जाट परिवार में हुआ था। बचपन याद आए, ओ बचपन याद आए। हालांकि हाल के वर्षों में कई रिपोर्टों में कहा गया है कि उनका जन्म अमृतसर में हुआ था, लेकिन खुद शमशाद बेगम ने अपने साक्षात्कार में यह स्पष्ट किया है कि उनका जन्म स्थान वास्तव में लाहौर था, जो तब अविभाजित भारत का हिस्सा था। उनके पिता एक मैकेनिक थे और उनकी माँ गृहिणी थी। उनका परिवार खासा भरा पूरा था और उनके 8 भाई बहन थे। नन्ही शमशाद को गाने का बड़ा शौक था। वो स्कूल में बेंच पर खड़े होकर टीचर और क्लास के दोस्तों की फरमाइश पर खूब गाती थीं। रोते हुए नगमों से तूफान उठा देंगे। बड़े होकर उन्होंने शादियों के साथ साथ धार्मिक आयोजनों और पार्टियों में भी गाया। हालांकि उनके पास संगीत का कोई प्रशिक्षण नहीं था। उन दिनों वायरल होने के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे साधन नहीं थे, लेकिन उनके गायन कौशल की प्रसिद्धि उनके श्रोताओं की जुबानी आस पड़ोस में खूब फैली। अपने साथ जिनको पहनाओ, अपने साथ। उनके पिता फिल्मों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन चाचा अमीरुद्दीन उनके प्रशंसक थे। वो चाहते थे कि शमशाद खूब नाम कमाएं और वो उन्हें एक म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी ज़ेनोफोन के ऑडिशन के लिए भी ले गए थे। शमशाद बेगम ने एक इंटरव्यू में बताया था, अंकल मुझे उस ऑडिशन में ले गए जिसे ज़ेनोफोन कंपनी के संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने लिया था। ऑडिशन के दौरान मैंने बहादुर शाह जफर की एक गज़ल और कुछ मरसिया गाया। मास्टर साहब मेरी आवाज़ से प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे उसी दिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मुझे 12.5 रुपये के दर से 12 गाना गाने के लिए अनुबंधित करने की पेशकश की गई, जो उस समय एक बड़ी धनराशि थी। शमशाद बेगम उस समय 12 या 13 वर्ष की थीं। गुलाम हैदर साहब ने उनके गायन के कौशल को निखारने में
उनकी खासी मदद की। शमशाद जी को वो अपना चौमुखिया कहते थे, जिसका अर्थ है एक चौमुखी प्रतिभावान कलाकार जो कोई भी गीत गा सकता हो। फिल्मों में कदम रखने से पहले शमशाद जी ने जेनोफोन म्यूजिक कंपनी के लिए कई भजन और लोकगीत गाए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक पेशेवर गायिका के तौर पर उनका पहला गीत एक भजन था और रिकॉर्डिंग कंपनी ने उनका नाम उमा देवी रख दिया था। हालांकि अगली रिकॉर्डिंग में उनका नाम दोबारा शमशाद हो गया। इसी नाम के साथ उन्होंने धीरे धीरे रेडियो के लिए गायन में भी कदम रखा और संगीत निर्देशकों का ध्यान आकर्षित किया। 1930 के दशक में जब दिल्ली में रेडियो का केंद्र शुरू हुआ तो वहां से गाने का प्रस्ताव आया, लेकिन दूरी ज्यादा होने और तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। 1934 में महज 15 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर के ही एक हिंदू युवा वकील गणपत लाल भट्टो से विवाह कर लिया। शमशाद 1932 में गणपत से मिली थीं। उस जमाने में शादियां छोटी उम्र में ही हो जाती थीं। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे। शमशाद के घर वाले उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन शमशाद जिससे प्यार करती थीं, जिसे पसंद करती थीं, उसी से शादी भी करना चाहती थीं। तारे तारे नैन खोले, सैया जी के पास डोले, हमें बतलाए ना। 1934 में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। लाहौर से लेकर अयोध्या तक नफरत की आग में जल रहे थे, पर शमशाद बेगम और गणपत लाल भट्टो को इससे फर्क नहीं पड़ा। दो प्यार करने वालों को भला जमाने की क्या फिक्र। दुनिया न जान जाए, कोई पहचान जाए, ऐसा करे राम ना। दोनों के घरों और समाज में इस विवाह को लेकर भारी विरोध हुआ और उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसने युवा गायिका के प्रगतिशील आदर्शों की भी गवाही दी। इसके बाद 1935 में रेडियो का पेशावर केंद्र शुरू हुआ तो शमशाद बेगम को वहां भी बुलाया गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि पेशावर थोड़ी दकियानूसी जगह थी और वहां उन्हें पहली बार बुर्का पहनना पड़ा था। 1937 में जब लाहौर में रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई तो शमशाद वापस चली गईं। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया। यमला जट और गवंडी 1 व गवंडी 2 जैसी पंजाबी फिल्मों के लिए लगातार हिट देने के बाद शमशाद जी ने 1941 की फिल्म खजांची से हिंदी फिल्मों में शुरुआत की। कलियों की आंखों में मस्ताना इशारे हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे दलसुख पंचोली और संगीतकार थे शमशाद बेगम के मेंटोर गुलाम हैदर साहब। फिल्म में उन्होंने सभी गाने गाए जो खासे लोकप्रिय हुए। कहते हैं इस फिल्म में जैसे ही शमशाद जी के गाने चलते थे, दर्शक पर्दे पर सिक्के उछालने लगते थे। लेकिन यह फिल्म लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में ही बनी थी। अभी बम्बई का सफर बाकी था। उन दिनों बम्बई में देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी, जहां शमशाद बेगम की शोहरत पहुंच चुकी थी। उन दिनों बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर के तौर पर महबूब खान एक बड़ा नाम थे। वो फिल्म तकदीर बनाना चाहते थे, जिसमें अभिनेता मोतीलाल के साथ 13 साल की नरगिस को लॉन्च करना चाहते थे। उस दौर की सबसे हिट गायिका नूरजहां की मैच्योर आवाज उनकी कमसिन अदाकारा से मेल नहीं खाती दिख रही थी, सो उन्हें एक कमसिन और सुरीली आवाज की तलाश थी। उन्होंने फिल्म खजांची के गाने सुने तो फौरन अपने सेक्रेटरी से कहा, इसे अगली फिल्म के लिए बुक कर लो। सेक्रेटरी को शमशाद की खबर थी। उसने पलटकर जवाब दिया, साहब ये बुक नहीं होती। महबूब खान चौंके, पूछे क्या मतलब? सेक्रेटरी ने बताया कि शमशाद लाहौर में रहती हैं और उनके पिता उन्हें बाहर नहीं जाने देते। महबूब खान अगले दिन की फ्लाइट से लाहौर पहुंच गए। वहां उन्हें शमशाद जी के पिता से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि वो अपनी बेटी को कुएं का मेढक न बनने दें, बल्कि खुले समुद्र की मछली बनकर तैरने दें। उनके पिता ने महबूब खान की बात मान ली और इस तरह शमशाद का बम्बई दौरा शुरू हो गया। फिल्म तकदीर में कुल 10 में से 9 गानों में शमशाद बेगम की आवाज थी। जाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा। सभी गाने सुपरहिट हुए और इसके साथ ही उनका सिक्का बॉलीवुड में जम गया। बाबू दरोगा जी, कौन कसूर पे धर ले सैया मोर। फिर गुलाम हैदर साहब के भतीजे आमिर अली को नवयुग प्रोडक्शंस की एक फिल्म मिली जिसका नाम था पन्ना।
इसमें भी शमशाद के गाए गीतों ने धूम मचा दी। तकदीर ने जो आग लगाई है बुझा दे, डूबी हुई नैया को किनारे से लगा दे। उन दिनों नूरजहां और सुरैया जैसी गायिकाओं को अभिनय के प्रस्ताव भी मिलते थे। शमशाद जी को भी फिल्मों में रोल ऑफर हुए, लेकिन उनके पिता को एक्टिंग का करियर पसंद नहीं था, जिसका सम्मान करते हुए उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और उस पर ध्यान केंद्रित किया जो उन्होंने सबसे अच्छा किया, वह था गायन। 40 के दशक के मध्य में शमशाद अपने पति के साथ बम्बई चली गईं। फिर तो उस दौर के सभी नामी गिरामी संगीतकारों ने उनके आगे कतार लगा दी। भैया ने पहना है ताज रे, मैं तो ओढ़ूं गुलाबी। शमशाद बेगम लगातार शोहरत की नई बुलंदियां चढ़ रही थी। 1946 में आई फिल्म शिकारी, शाहजहां और शमा में उनकी आवाज ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के। उनकी आवाज में एक गजब की मिठास थी और चुलबुलापन भी था। हालांकि उस दौर में नजल गायकी की लोकप्रियता कम हो रही थी और लता व आशा जैसी गले से गाने वाली गायिकाएं ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, लेकिन शमशाद बेगम की आवाज में वो जादू था कि फिल्मों में उनका एक गीत भी दूसरी गायिकाओं के सभी गीतों पर भारी पड़ता था। उमंगे लहराई है रंगी मुखड़ा चूम के। उनकी आवाज दूसरी गायिकाओं की आवाज से अलग होकर खनकती थी, इसीलिए उन्हें कई डुएट ऐसे दिए गए जिसमें मेल सिंगर्स के साथ न होकर दूसरी फीमेल सिंगर्स साथ थी। चलो पनिया भरन को चले सखी हिल मिल के, चलो पनिया। महबूब खान साहब ने 1946 में जब अनमोल घड़ी बनाई तो उन्होंने अधिकतर गीत नूरजहां और सुरैया को दिए, लेकिन उनके एक ही डुएट गीत ने तहलका मचा दिया। यह गीत उन्होंने जोहराबाई अंबाले वाली के साथ मिलकर गाया था। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ न आऊं। 1947 में हुए देश विभाजन के बाद भी शमशाद बेगम मुंबई में ही रह गई। तब तक वह संगीत प्रेमियों के लिए एक जानी पहचानी आवाज और फिल्म उद्योग में एक नाम बन चुकी थी। मेरे बा कमाली फिर आ गया, मेरे बा कमाली। 1947 में संगीतकार सी रामचंद्र साहब ने जब अंग्रेजी धुन पर आधारित गाना संडे के संडे तैयार किया तो उसमें शमशाद बेगम को कई अंतरे गाने का अवसर दिया। यह गाना उन दिनों खासा लोकप्रिय हुआ था। फिल्मों के लिए गायन के अपने दौर में शमशाद बेगम ने नौशाद, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन और एस.डी. बर्मन जैसे हर प्रमुख संगीत निर्देशक के साथ काम किया। बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में नौशाद साहब ने कहा था, वह हमेशा मृदुभाषी रहती थीं और निजी जिंदगी में बेहद संवेदनशील थीं। नौशाद जी ने 1949 में फिल्म अंदाज का संगीत दिया तो एक गाने में लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम को भी उतारा। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। नौशाद साहब ने 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा का संगीत दिया तो उसमें भी यही प्रयोग किया। कोई गाए, सुने सुनाए, तेरे बिन चलिया रे। उस दौर के दर्शकों का कहना था कि शमशाद बेगम की आवाज मानो दिल में उतर जाती थी। बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जान। हालांकि शमशाद बेगम अपने एकांत प्रिय स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें फिल्म उद्योग में आने वाले उतार चढ़ाव से वास्ता नहीं था। ओपी नैयर जब पहली बार उनसे मिले थे तब वो एक ऑफिस बॉय के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने शमशाद जी से अपनी फिल्म के लिए गाने की गुजारिश की तो वह फौरन तैयार हो गई थी। इतना ही नहीं,
जब ओपी नैयर का लता मंगेशकर से विवाद हो गया और दूसरी कई गायिकाओं ने उनके साथ गाने से मना कर दिया तो शमशाद उनके बचाव में उतरी थी। 1941 से 1955 तक का दौर शमशाद बेगम के लिए स्वर्णिम दौर माना जाता है। ये दुनिया तेरी है, प्यार से क्यों घबराता है। तकदीर, हुमायूं, शाहजहां, अनोखी अदा, आग, मेला, पतंगा, बाबुल, बहार, जादू और आन जैसी कई फिल्में थीं जिनमें शमशाद बेगम लीड सिंगर या उसके समकक्ष रहीं। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सता। इस दौर में जो प्रोड्यूसर उनकी महंगी फीस का खर्च नहीं उठा पाते थे वो लता और आशा व उस दौर की दूसरी गायिकाओं से शमशाद बेगम की नकल कर गाने की डिमांड करते थे। शमशाद बेहद शर्मीले स्वभाव की थीं, यहाँ तक कि अपने सबसे सफल होने पर भी वो मीडिया पब्लिसिटी से कतराती रहीं। वह शायद ही कभी पार्टियों में जाती थीं और अगर गई भी तो कैमरे से दूर रहती थीं। वो अपनी फिल्मों के प्रीमियर पर भी नहीं जाती थीं। यही वजह है कि उनकी अधिक तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने शुरुआत में अपने पिता की शर्त मानते हुए सिर्फ अपने काम से काम रखा और बाद में यही उनका स्वभाव बन गया। 1955 में अपने पति के निधन के बाद वो खबरों व सुर्खियों से और दूर हो गईं। दुनिया में नहीं कोई जिसे हाल सुनाए। कहते हैं तब ओपी नैयर ने उन्हें गायन के क्षेत्र में दोबारा वापस लाने के लिए एक मार्मिक अपील की थी। ओपी उनके जख्मों को कुरेदे बिना उन पर मरहम लगा गए। पत्रकार राजू भारतन ने अपनी किताब आशा भोसले अ म्यूजिकल बायोग्राफी में बताया है कि कैसे ओपी नैयर साहब ने शमशाद बेगम से अपने लिए गाने की अपील की। ओपी साहब ने कहा था, लता मंगेशकर इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर आप मेरे बचाव में नहीं आई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इस पर शमशाद बेगम ने पलट कर कहा था, मैं तुम्हारे लिए जरूर गाऊंगी। लता मंगेशकर से कौन डरता है, कम से कम वह औरत नहीं जिसे शमशाद बेगम कहते हैं। बेताब निगाहों से कह दो, जल्दों से उलझना ठीक नहीं, जल्दों से उलझ। शमशाद जी के गायन ने कई प्रतिष्ठित फिल्मों में संगीत को जीवंत कर दिया। 1956 में आई फिल्म सीआईडी के गीतों में ओपी नैयर साहब ने उनके और आशा भोसले की आवाजों को मिलाकर एक अनोखा प्रयोग किया था। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। महबूब खान साहब ने अगले साल फिल्म मदर इंडिया बनाई तो संगीतकार नौशाद साहब से खास अनुरोध करके उन्हें 4 गाने दिलवाए। देख रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई, देख रे घटा ये सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए और श्रोताओं के सिर चढ़कर बोले। के घर आज प्यारी कहानियाँ चली, के घर इन गीतों को आज भी बजाया जाता है तो उनमें एक नई ताजगी का एहसास होता है। दिया उड़ा जाए, लड़े आखरे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे। इस फिल्म में होली पर गाया उनका गाना होली आई रे कन्हाई खासा लोकप्रिय हुआ था। होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। 1957 में आई फिल्म नया दौर में भी उनका आशा भोसले के साथ मिलकर गाया गीत दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। प्यार पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता पुतवाली। 1958 में मिलन, मालिक, नाइट क्लब, हावड़ा ब्रिज और दुल्हन जैसी फिल्मों में शमशाद बेगम ने अपनी आवाज से मानो समा बांध दिया था। 1959 में आई फिल्में सावन, जागीर और दुनिया न माने प्रमुख थीं। इन फिल्मों में शमशाद बेगम की मखमली आवाज ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। वह अपने समय की सबसे अधिक मेहनताना लेने वाली गायिकाओं में से एक थीं और आगे आने वाली युवा गायिकाओं के लिए मिसाल भी थीं। हालांकि उनके कई शुरुआती गीत अब उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन रिपोर्टों में कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 6000 गाने गाए और करीब 2000 गाने रिकॉर्ड करवाए। घर घर में फिर चर्चा होती तेरे मेरे प्यार का, तेरे मेरे प्यार
1960 से 65 तक शमशाद जी ने तकरीबन हर साल 3-4 हिंदी और पंजाबी फिल्मों में गाना गाया। इस दौर में उन्होंने जिन प्रमुख फिल्मों में काम किया वो थी लव इन शिमला, 14वीं का चांद, मुगले आजम, घराना, ब्लफ मास्टर और लुटेरा। लेकिन इस दौर में उनके साथ इंडस्ट्री में एक अजीब साजिश होने लगी। उनके गीत हिट तो हो रहे थे लेकिन उन्हें काम मिलना कम हो रहा था। उनकी बेटी उषा रात्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां के विरुद्ध एक लॉबी काम कर रही थी जो उन्हें मिलने वाली फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टरों पर दबाव डालती थी कि वो शमशाद जी से गाने न गवाएं। 1966 के बाद उन्होंने ज्यादातर पंजाबी गाने गाए। इस बीच उन्हें कुछ हिंदी फिल्में भी मिली लेकिन वो अधिकतर बी ग्रेड थीं या फिर उनके गाने लीड एक्टरों पर फिल्माए नहीं गए। उन्होंने 1971 तक गाने गाए। फिर अपनी बेटी उषा व दामाद कर्नल योगराज रात्रा के साथ मुंबई में रहते हुए गुमनाम जिंदगी जीने लगी। हालांकि इसके बाद वो इंडस्ट्री से दूर हो गई। यह गायिका इतनी एकांत प्रिय थी कि जब 1998 में अभिनेत्री शायरा बानो की दादी, जिनका नाम भी शमशाद था, का निधन हुआ तो मीडिया ने इनकी मृत्यु की खबरें प्रसारित कर दी। बाद में बीते हुए दिन नामक ब्लॉग से चर्चित शिशिर कृष्ण शर्मा ने उन्हें बड़ी मुश्किल से खोज निकाला। फिर प्रिंट मीडिया के चर्चित पत्रकार आनंद भारती ने इसे दैनिक जागरण अखबार में छपवाया तो तहलका मच गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी उनके इंटरव्यू का तांता लग गया। शमशाद बेगम को 2009 में प्रेस्टिजियस ओपी नैयर अवार्ड मिला और फिर उसी साल उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। भारतीय सिनेमा में अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीत लेने वाली मशहूर पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का निधन 23 अप्रैल 2013 को मुंबई में हो गया। शमशाद बेगम ने हिंदी फिल्म जगत से भले ही कई वर्ष पहले दूरियां बना ली थी किंतु अपने पूरे करियर में बेशुमार और प्रसिद्ध गानों में अपनी आवाज दी। बुझी हुई सी शमा है दिल की, ये रंज क्या है। उनकी बेटी उषा के मुताबिक मेरी माँ हमेशा यही कहती थी, मेरे अंतिम संस्कार के बाद ही किसी को बताना कि मैं अब दुनिया से जा चुकी हूँ। संभवतः ऐसा इसलिए था कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार पर कोई धार्मिक विवाद पैदा हो। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपके पास भी शमशाद बेगम या अन्य किसी हस्ती से संबंधित कोई जानकारी हो तो वह भी दर्शकों से साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। तो आप दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।